हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 38। अब आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से कहानियाँ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब कोई कहानी नहीं देखता है तो कहानी बनाने का मन नहीं होता, इसलिए कहानियाँ नहीं आ रही थी। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर आगे कहानियाँ आएँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और व्यू दें और लाइक करें। अब तक आपने पढ़ा, शनाया होश में आ चुकी थी। शनाया ने शराब ही नहीं थी, बल्कि उसने जिस वेटर से जूस मंगाने के लिए कहा था, उस वेटर ने नशे से भरा गिलास वरदान को दिया। वहीं वरदान तो नशे में बेहोश हो चुका था और इस समय बेड पर था। तभी शनाया को किसी का फोन आया। शनाया ने फोन रिसीव किया तो वह उसके सबसे अच्छे दोस्त देवेश का था। वहीं शनाया देवेश को उस रात उस दिन की सच्चाई बताने लगी, जब आरवी और वरदान दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। आइए जानते हैं कि आखिर उस रात और उस दिन क्या हुआ था। अब आगे। देवेश ने शनाया से उस रात और उस दिन हुई घटना के बारे में पूछा तो शनाया ने इतराते हुए देवेश को सारी सच्चाई बताने लगी। शनाया बोली, जब उस दिन मैंने वह मैसेज पढ़ा तभी मेरे दिमाग में एक प्लान बनने लग गया था। मैं, अदिति, आरवी और अरमान, हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरमान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वह 3 साल हमारे साथ मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने लगा, इसलिए उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। उसने एमबीए शुरू किया, लेकिन हम सब से टच में था। अरमान को आरवी शुरू से ही पसंद थी। फर्स्ट डे से ही उसे आरवी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो वहीं अदिति और आरवी बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर जब हमने अपना डिपार्टमेंट चेंज किया तो अदिति चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गई, वहीं आरवी न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट और मैं भी न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट में ही थी। लेकिन मेरी और आरवी की क्लास अलग अलग हो चुकी थी। वहीं अदिति हम लोगों से अलग हो चुकी थी और मेडिकल में काफ़ी सारे असाइनमेंट फाइल्स बनाने होते हैं। हम सब के अलग अलग डिपार्टमेंट होने के कारण हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में उतनी बातचीत करना कम कर दिया था। मैं अदिति को बचपन से जानती थी, वहीं अदिति भी मुझे बचपन से जानती थी। लेकिन जब जब मैंने अदिति से दोस्ती कायम करने की कोशिश की तो अदिति मुझसे उस तरीके से क्लोज नहीं हो पाई जिस तरीके से वरदान मेरे साथ था। वरदान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं, वरदान और विनोद, हम तीनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ थे। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वरदान आरवी की जिंदगी में आया और आरवी वरदान की जिंदगी में। उन दोनों की ही यह क्लोजनेस हम सब देख सकते थे। अदिति को भी आरवी की कंपनी अच्छी लगती थी। एक बार हमने ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हुए अदिति को बस छेड़ते हुए कहा कि क्या वरदान के लिए उसे आरवी पसंद है, तो उसने भी काफी सहज तरीके से हाँ में जवाब दे दिया। उसे भी यही लगता था कि वरदान और आरवी का कुछ चल रहा है, लेकिन जब तक आरवी ने खुद सामने से नहीं कहा तो अदिति ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उसे उन दोनों की जोड़ी पसंद थी। फिर अदिति ज्यादातर टाइम अपनी क्लास में ही रहने लगी। आरवी भी अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करती थी। अरमान को तो उसने एक तरफा कर दिया था। अरमान का प्यार तो उसे नजर ही नहीं आता था, पर अरमान को वरदान से बहुत जलन होती थी। वह आरवी की लाइफ में खुद के अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता था। पर जब उस दिन मुझे सच्चाई पता चली कि आरवी प्रेग्नेंट है, तो मैंने इसका फायदा उठाने का सोचा, जिससे आरवी हमेशा हमेशा के लिए वरदान की जिंदगी से बाहर हो जाती। मैंने इस प्लान में अरमान को शामिल किया। वहीं से शुरू हुआ सफर, बदले का सफर। देवेश बोला, तो इसका मतलब अरमान को तुमने बताया कि आरवी प्रेग्नेंट है? शनाया बोली, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जो उसे यह बात बता सकता था। यह बात तो खुद वरदान को भी पता नहीं थी। मैं तो वरदान के ऑफिस कुछ जरूरी काम है कहकर निकल गई और सीधे अरमान के पास पहुंची।
मैंने अरमान को कॉल किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मुझे यह खबर सुबह ही पता चल गई थी। उस समय शायद 11 या साढ़े 11 बज रहे होंगे। जैसे ही मुझे यह खबर पता चली तो मैं तुरंत ही अरमान से मिलने के लिए वरदान की कंपनी से निकल गई। देवेश तो शनाया की इन सारी बातों को सुनकर ही सदमे में चला गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शनाया ये सब कर सकती है। देवेश शनाया से बोला, फिर क्या हुआ? शनाया बोली, फिर मैं और अरमान एक कैफे में मिले। वहां मैंने अरमान को बताया कि आरवी प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही अरमान का खून खोल उठा था। बस मुझे यही गुस्सा ही तो चाहिए था, उन दोनों को अलग करने के लिए। मैंने इसका फायदा उठाया। मैंने अरमान के साथ एक डील की कि अगर मैं उसका साथ दूं तो वह मेरा साथ दे, तो हम दोनों अपने अपने रास्ते के कांटों को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके रास्ते का कांटा वरदान था और मेरे रास्ते का कांटा आरवी। अरमान ने मेरी डील पर सहमति जताई और मेरे साथ हाथ मिला लिया। देवेश बोला, फिर क्या हुआ? शनाया बोली, फिर मैंने अरमान से कहकर एक लड़की को हायर करवाया। अरमान ने ठीक वैसा ही किया। हमने उस लड़की को काफी रकम दी, जिससे उसने ठीक वैसा ही किया जैसा हमने उसे करने को कहा। हमने उसे एक ऐसा सीन क्रिएट करने को कहा था जिसे देखकर आरवी उस सीन को सच समझ बैठे, और यह सब हमने अरमान के होटल में ही किया। वरदान अरमान को जानता था, पर वह यह नहीं जानता था कि यह होटल अरमान का है, क्योंकि उस समय यह होटल अरमान के चाचा का था। ऑनरशिप भी उन्हीं की थी और यह होटल भी। अरमान अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, लेकिन इस समय वह अपने पापा के बिजनेस पर फोकस कर रहा था। अरमान ने अपने ही होटल में यह काम आसानी से करवाया, क्योंकि वरदान अक्सर इस होटल में रुकता था। जब वह वन डे मीटिंग के लिए आता तो वरदान का रुकना हमेशा अरमान के होटल में ही होता। हमने इस बात का फायदा उठाया। आरवी और अदिति दोनों को तो इस बात की भनक ही नहीं थी कि हम दोनों के मन में क्या चल रहा है और हम दोनों के बीच क्या प्लानिंग बनी है। फिर ठीक हमारे प्लान के अनुसार प्लान ने काम करना शुरू किया। देवेश बोला, क्या था प्लान तुम दोनों का शनाया? शनाया बोली, जब रात को आरवी सरप्राइज देखने के लिए होटल आई तो उसे वही वही सब दिखा जो हमने प्लान किया था। हमारे द्वारा हायर की गई लड़की ने अपना काम बखूबी किया। उसके बाद हमने उसे काफी तगड़ी रकम दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ने के लिए कह दिया। वह लड़की हमेशा के लिए आउट ऑफ यूएस चली गई। पर बस एक इसी प्लान का सक्सेसफुल होना हमारे लिए आखिरी प्लान नहीं था। सबसे मुश्किल बात थी आरवी के पेट में वरदान का बच्चा पल रहा था, जिसका मरना बहुत जरूरी था। फिर हमने अपने दूसरे प्लान पर फोकस किया। देवेश बोला, दूसरा प्लान? तुम कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हो शनाया, वो भी सिर्फ वरदान को पाने के लिए? शनाया बोली, वरदान को पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। आरवी को मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। वरदान के बच्चे की माँ बनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता वो हक। देवेश बोला, तो तुमने प्लान भी क्या बनाया था? शनाया थोड़ी मुस्कुराई और बोली, आरवी के बच्चे को मारने का प्लान बनाया था और अब यही एक हमारा प्लान बचा हुआ था। होटल से निकलने के बाद आरवी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और यह बात मैं और अरमान बखूबी जानते थे, पर वह इतनी ज्यादा टूट जाएगी कि अपनी सुध-बुध खो देगी, यह हमें नहीं पता था। वह सड़कों पर पागलों की तरह घूम रही थी। हमने उसी का फायदा उठाया। वह एक्सीडेंट जिसमें आरवी को अस्पताल ले जाया गया था, उस गाड़ी में अरमान ही था। अरमान ने ही गाड़ी से आरवी का एक्सीडेंट किया। उसे लगा कि शायद आरवी का मिसकैरेज तो हो ही चुका होगा, लेकिन इस टाइम पर स्ट्रेस एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया। अरमान को लगा कि मिसकैरेज तो हो ही गया होगा, पर जब अरमान हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि आरवी का बच्चा सेफ है। तब अरमान ने डॉक्टर को पैसे देकर आरवी के बच्चे का मिसकैरेज करवाया। वह नेचुरल मिसकैरेज नहीं था। आरवी को इंजेक्शन दिया गया था, जिस कारण उसका मिसकैरेज हो गया।
हमने इसके लिए भी डॉक्टर को अच्छी खासी रकम दी थी, क्योंकि जब आरवी सुबह उठी तो उसने डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछा। तब डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया। यह सुनते ही आरवी पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपने सारे रिश्ते नाते वरदान से तोड़ दिए। उसे यही लग रहा था कि वरदान ने उसे धोखा दिया। जब जब वरदान आरवी से मिलने की कोशिश करता, तब तब मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती कि आरवी को वरदान ही गलत लगे। आरवी अगर वरदान से कुछ बात करने का सोचती तो वो यह ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल देती, वो भी यह सोचकर कि वरदान की लाइफ में कोई और है, क्योंकि हमने प्लान ही ऐसा बनाया था। देवेश बोला, और कैसा प्लान था तुम्हारा? शनाया बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस लड़की ने आरवी से यह कहा कि वह वरदान के बच्चे की माँ बनने वाली है और वह और वरदान जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। आरवी यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस लड़की ने जो एक्टिंग की थी वह काबिले तारीफ थी। कितना रोई गिड़गिड़ाई थी वह आरवी के सामने। अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए उसने एक अच्छी खासी एक्टिंग की, जिससे आरवी को यकीन हो गया था कि वरदान ने उस लड़की का इस्तेमाल किया है और उस बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए आरवी वरदान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। जबकि सच तो यह था कि वह लड़की तो हमारे प्लान का एक हिस्सा थी। अपने काम को खत्म करने के बाद वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ चली गई। बस तब से आरवी और वरदान एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। देवेश बोला, तो तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आरवी वरदान की लाइफ में वापस आ रही है? जब देवेश ने शनाया से ये पूछा कि वह अब ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या आरवी वापस वरदान की लाइफ में आ रही है, तब शनाया ने देवेश को बताना शुरू किया। शनाया बोली, हाँ, मतलब कंफर्म नहीं पता, पर मैं उसके हर रास्ते बंद करना चाहती हूँ ताकि वह किसी भी रास्ते से वरदान की लाइफ में इंटर न कर पाए। देवेश बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या पता आरवी सच में वरदान की लाइफ से दूर चली गई हो? शनाया बोली, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देवेश बोला, कैसा कारण? शनाया बोली, दरअसल वरदान की बहन अदिति की सगाई आरवी के कजिन ब्रदर से हो चुकी है। मैं यह शादी नहीं रोक सकती, पर कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे आरवी वरदान की लाइफ में एग्जिस्ट ही ना कर सके। और अगर जो प्लान मैंने सोचा है वह सक्सेसफुल हो गया तो फिर अदिति की शादी किसी से भी हो, आरवी वरदान की लाइफ में कभी भी नहीं आ पाएगी। देवेश बोला, तो तुम बस आरवी को वरदान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए उसके सारे बंद रास्ते करना चाह रही हो? शनाया बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी अभी तक वर्धन और आरवी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। देवेश बोला, जब अदिति की सगाई आरवी के भाई से हो रही है तो वर्धन और आरवी का सामना जरूर हुआ होगा। शनाया बोली, इसी का तो डर है मुझे। अगर उन दोनों का सामना हो भी गया तब भी यह प्लान सक्सेसफुल होते ही वह दोनों फिर से एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और इस बार तो वरदान के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी। इस रात के बाद वो ना ही आरवी के पास जा सकता है और ना ही आरवी उसकी लाइफ में आ सकती है। तभी देवेश बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा फिर। पर इतना याद रखना शनाया, जो तुम कर रही हो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर गलती से भी वरदान को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ जाएगा। शनाया बोली, उसकी चिंता तुम मत करो देवेश, तुम बस वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर शनाया ने फोन काट दिया। तो वहीं देवेश तो यह सोच रहा था कि शनाया जो कर रही है वह सही है और वही जो शनाया की मदद कर रहा है वह अभी सिर्फ पैसों के लिए। क्या वह करना सही है? फिर उसने इस बात पर काफी विचार करना शुरू कर दिया था। वहीं शनाया तो खुशी से झूम रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है शनाया, अभी राजा को अपनी चाल चलना बाकी है। जैसे ही शनाया ने वो आवाज सुनी तो वह डर के मारे खड़ी की खड़ी रह गई। शनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। वह कुछ समझ पाती या उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लग गया। उस थप्पड़ के लगते ही शनाया घूमते हुए जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि वह थप्पड़ बहुत ही ताकत से लगा था, जिससे शनाया का पूरा सिर घूम चुका था। शनाया ने पहले ही अपने सिर को पकड़ा और फिर अपना एक हाथ अपने गाल पर लगाते हुए उसने उस तरफ देखा जहां से उसे थप्पड़ पड़ा था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों का मिला जुला भाव साफ नजर आ रहा था। शनाया ने घबराते हुए कहा। शनाया बोली, तुम बेहोश नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस वेटर से तुम्हें नशे का जूस देने को कहा था। तभी सामने खड़े उस व्यक्ति इंसान ने तिरछी मुस्कान दी और कहा। वह व्यक्ति बोला, ऐसा हो सकता था, पर तब मुझे तुम्हारा प्लान के बारे में पता न होता। पर जब मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है तो मैं सामने से नशे का जूस क्यों पी लूंगा? शनाया, इतना तो कॉमन सेंस लगाती तुम। ओह सॉरी, कॉमन सेंस कैसे लगाती तुम? तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मुझे सारा सच पता चल चुका है। शनाया नीचे जमीन से खड़ी हुई और फिर थोड़ा घबराते हुए बोली, कैसा सच वरदान? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन कि आखिर बात क्या है। वह कुछ कहती उससे पहले ही प्रधान बोला, शट अप शनाया, क्या समझाओगी तुम? क्या एक्सप्लेन करोगी? कहो। यही कि तुम ही थी वह मास्टरमाइंड जो अरमान के साथ मिलकर मेरी और आरवी की जिंदगी तबाह कर रही थी? या वह एक्सप्लेन करोगी कि तुमने मेरे बच्चे का खून किया है? या वह एक्सप्लेन करोगी कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे प्यार को, मेरी आरवी को मेरी जिंदगी से दूर फेंकने में? बोलो, क्या क्या एक्सप्लेन करोगी शनाया तुम? शनाया बोली, वरदान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो एक बार। वरदान बोला, स्टूपिड शनाया, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, और करूँ भी क्यों ना। तुम मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का वो कत्ल किया कि मैं किसी और पर भी अब चाहकर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी शनाया। शनाया बोली, वरदान, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह अपने सामने उस इंसान को देख रही है। शनाया को अपना खेल खत्म होते हुए साफ नजर आ रहा था, पर एक बार फिर उसने कोशिश की। शनाया बोली, तुम यहाँ? वह आवाज बोली, क्यों? मुझे तुम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या? अरे सॉरी, तुम तो मुझे यह सोचते हुए एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि मैं वरदान की जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ ना। पर अब क्या करे शनाया, वह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, तलवार की लड़ाई में छुरा मत निकालो, और निकालो तो उसे छुपा कर रखो। शनाया बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वरदान बोला, मतलब बहुत सरल है। तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें तुमने हमारी पीठ पीछे तलवार से वार किया, और हमने उस लड़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी छुरे से। पर कहावत तो अच्छे से सुन लो शनाया, तलवार की लड़ाई में छुरा मत निकालो। आरवी मेरा वो छुरा थी जिसे मैंने निकाला ही नहीं, और अगर निकाला तो उसे छुपा कर रखा था। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि आरवी ने जो कहावत कही उसका क्या मतलब है। तुमने जो कुछ भी कहा है वह मैंने, आरवी और विनोद ने अपने कानों से सुना है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई इतनी घिनौनी चाल चलते हुए, वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए? शनाया अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं था। शनाया बोली, और क्या करती मैं? बताओ वरदान, क्या करती मैं? एक तुम ही तो थे मेरी जिंदगी में, जिसे मैं अपना कह सकती थी, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहती। पर तुमने क्या किया? कहो। तुमने इस आरवी से प्यार किया, इसे अपनी जिंदगी में वो अहमियत दी जो मेरी होनी चाहिए थी, इसे वो प्यार, वो देखभाल मिली जो मेरी थी। तुम सिर्फ मेरे थे वरदान। वरदान गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा कभी नहीं था शनाया, और कभी होता भी नहीं। मैंने सिर्फ आरवी से प्यार किया।
तुम मेरी बस दोस्त थी और आज तुमने दोस्ती के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। तुम मेरे दोस्त ही क्या, एक अच्छी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझे लगता था कि तुम बस आत्ममुग्ध हो, हर किसी से यही अपेक्षा करती हो कि तुम्हें हर जगह से बस प्यार मिले। इसलिए मैं यही कोशिश करता था कि अगर तुम किसी बात से नाराज हो, किसी बात से परेशान हो तो तुम्हें खुश करूं, तुम्हें यह एहसास दिलाऊं कि तुम जिंदगी में कभी अकेली नहीं हो। एक दोस्त के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं। पर तुमने क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मुझसे मेरा प्यार, मेरे जीने की वजह छीन ली तुमने। मैं नफरत करने लगा था अपने ही प्यार से। शनाया बोली, तो यही तो मैं चाहती थी, ताकि यह आरवी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं प्यार करती हूँ तुमसे वरदान, बहुत ज्यादा। कैसे किसी और का तुम्हारी जिंदगी में देख सकती थी मैं? अब से नहीं, तब से करती हूँ, जब से प्यार का मतलब समझा है मैंने। वरदान बोला, तो प्यार का यह मतलब नहीं होता कि तुम उसे छीन कर पालो। प्यार समर्पण मांगता है शनाया, और समर्पण जैसी भावना तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसने अपने फायदे के लिए एक मासूम बच्चे तक की जान ले ली। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने तुम्हारा? अंदाजा भी है तुम्हें क्या बीती होगी मुझ पर, जब मैंने सुना कि वह गर्भपात प्राकृतिक नहीं था, बल्कि तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। शनाया बोली, मैंने तो सिर्फ बच्चे को मारा। अगर मेरा बस चलता तो इस आरवी को भी मार देती। अगर अरमान बीच में न आता तो वह कब का मर चुकी होती, और उस बच्चे का मरना तो तय ही था। अगर तुम्हारी और आरवी की शादी हो भी जाती, तब भी मैं इस आरवी को चैन से जीने नहीं देती। प्रधान, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी पत्नी बनने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने का हक भी सिर्फ मेरा और मेरा ही है। यह हक मैं आरवी को कैसे दे देती? और यह सब कुछ ना इस मनुष्य आरवी के और इसके बच्चे के कारण हुआ था। ना यह तुम्हारी जिंदगी में आती, ना ही यह बच्चा तुम दोनों की जिंदगी में आता। पर देखो ना, भगवान भी नहीं चाहता था कि तुम दोनों एक हो। तभी तो मुझे पता चल गया कि आरवी गर्भवती है, और समय रहते मैंने इसके बच्चे को ऐसा ठिकाने लगा दिया कि तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। तभी पीछे खड़ी आरवी ने यह सुना तो उसने शनाया की ओर पलटते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे जड़ दिया। आरवी की आंखों में इस समय गुस्सा और आंसू भरे हुए थे। वही शनाया दूसरा थप्पड़ खाकर तो सुन्न हो चुकी थी। आरवी गुस्से से शनाया की ओर देखते हुए बोली। आरवी बोली, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी शनाया। मैं तो तुम्हारे वरदान की सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे तुम्हारा बुरा हो, और तुमने मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली, मेरा वजूद छीन लिया। माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, और उस इंसान के बच्चे की माँ बनना जिसे तुम दिलो जान से प्यार करते हो, उससे बड़ा सुख और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। और तुमने मेरा सुख, मेरा सौभाग्य, मेरी माँ बनने की इच्छा सब कुछ छीन लिया। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तुमने। और क्या मिला तुम्हें यह सब करके? कहो, क्या मिला? तभी शनाया जोर से चीखते हुए बोली। आखिर क्या बोली होगी शनाया? क्या गुस्से में कर देगी वो कुछ ऐसा जो उसे और खतरे में डाल देगा? जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।